नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए पाठ 16 अविकारी शब्द। तो आइए देखते हैं ये पाठ हमें क्या सिखाना चाह रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ चित्रों को और उनके विषय में ये पढ़ते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी का अर्थ होता है बेटा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब विकार का अर्थ होता है बदलाव आना या परिवर्तन आना। तो वचन, लिंग और कारक के कारण जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो अपने आप में ही ऐसे ही रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर देखते हैं क्रिया विशेषण हमें कैसे समझा रहा है। तुम इतनी देर से क्यों आए? कल से जल्दी आऊंगा। नानी कहाँ बैठी हैं? नानी उस ओर बैठी हैं। बेटा बड़ों के सामने कम बोलते हैं। अरे बच्चा जोर जोर से रो रहा है। इन चित्रों के माध्यम से जो इनमें रंगीन शब्द हैं वो हमें कुछ ना कुछ समझा रहे हैं। आइए देखते हैं वो हमें क्या समझा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, अर्थात जो भी क्रियाएं हुई हैं उनके विषय में विशेष जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसे हो रही है। यही शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। ये जितने भी मोटे शब्द हैं ये क्रिया की विशेषता को दर्शा रहे हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसे हो रही है। ये सारे शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के काल, स्थान, परिमाण तथा रीति संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया के होने के काल का, स्थान का, परिमाण का, रीति संबंधी विशेषताओं को बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। विशेष में देखते हैं क्रिया विशेषण किसी क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? किसी भी क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, अर्थात लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से इनका रूप नहीं बदलता, ये हमेशा एक से रहते हैं। अर्थात क्या? क्रिया विशेषण जो है ये अव्यय होते हैं और लिंग, वचन और काल आदि के प्रभाव से इनका रूप नहीं बदलता, ये हमेशा एक समान ही रहते हैं। अब देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। तो सबसे पहला है हमारा कालवाचक। मोहन को परसों जयपुर जाना था लेकिन वह आज जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कालवाचक यानी कि समय को दर्शा रहा है। तो मोहन को परसों जयपुर जाना था लेकिन वह आज जा रहा है। अब यहाँ परसों और आज ये हमारे समय को दर्शा रहे हैं, इसलिए ये वाक्य हमारा कालवाचक के अंतर्गत आता है। उपयुक्त वाक्य में परसों तथा आज शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता को बता रहे हैं। जो शब्द क्रिया के होने की समय संबंधी विशेषता बताते हैं, समय के संबंधी विशेषता को बताते हैं, समय का बोध कराते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, अभी, बाद में, परसों, जब, तब, देर, सदा, ये सारे शब्द जो हैं ये हमारे कालवाचक को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब दूसरा है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्रभात कहाँ खेल रहा है? वह बाहर खेल रहा है। प्रभात कहाँ खेल रहा है और वह बाहर खेल रहा है। अब यहाँ पर स्थान की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है कि वो कहाँ खेल रहा है, कौन से स्थान पर खेल रहा है। वह बाहर खेल रहा है तो वो स्थान हमें बता दिया गया है। इन वाक्य में बाहर शब्द क्रिया के होने की स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है।
जो शब्द क्रिया के होने की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दूर, पास, इधर, उधर, सामने, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब तीसरा है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अरे विक्रांत जोर से गिर पड़ा। अब रीति का अर्थ होता है बेटा तरीका या ढंग। किसी भी क्रिया के करने का जो ढंग होता है उसे हम रीतिवाचक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अरे विक्रांत जोर से गिर पड़ा, अर्थात उसके गिरने का तरीका या उसका रीति या उसका ढंग कैसा है? जोर से गिरने का। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उपयुक्त वाक्य में जोर से शब्द क्रिया के होने की रीति, कैसे गिर पड़ा? जोर से गिर पड़ा, संबंधी विशेषता बता रहा है, अर्थात यह जानकारी दे रहा है कि क्रिया कैसे हुई, अर्थात कि विक्रांत कैसे गिर पड़ा? विक्रांत जोर से गिर पड़ा। तो यहाँ पर उसकी क्रिया के करने की रीति का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जो शब्द क्रिया के होने की रीति से संबंधित विशेषता बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, शक्तिपूर्वक, मुस्कुराकर, अचानक, शीघ्र, मेरे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, तुम जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, तुम्हारा हर कार्य शक्तिपूर्वक होता है, तुम तो मुस्कुराकर सबका मन मोह लेते हो। तो ये शब्द क्या हैं? ये सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब चौथा आता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस साल गर्मी अधिक पड़ रही है। अब परिमाणवाचक में क्या होता है बेटा? इसमें नाप तोल की मात्रा का ज्ञात होता है, अर्थात नाप तोल से हमें इसमें पता चलता है, उसके परिमाण की पता चलता है कि वो कितना है, अधिक है, कम है, बहुत है, ज्यादा है, थोड़ा है। इन बातों का हमें क्रिया विशेषण के द्वारा ज्ञान होता है। इस साल गर्मी अधिक पड़ रही है। अधिक शब्द जो है ये क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहा है, अर्थात कितनी गर्मी पड़ रही है? अधिक पड़ रही है, बहुत पड़ रही है, या कम पड़ रही है, या ज्यादा पड़ रही है। तो जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा या माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अल्प, कुछ, तनिक, खूब, कितना, उतना, पर्याप्त, थोड़ा, ज्यादा, इतना आदि। विशेष में देखते हैं हमने क्या सीखा। वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे वह कब आया। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ तथा किधर लगाकर प्रश्न किया जाता है। रजत कहाँ खड़ा है? तो यहाँ पर क्या है? स्थानवाचक में हमें कहाँ और किधर लगा करके प्रश्न किया जाता है, तो हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना अथवा कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे तुमने कितना पढ़ लिया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे तुमने उसे कैसे समझाया। विशेषण विशेष्य संज्ञा सर्वनाम के साथ लगता है, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है। विशेषण और विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगता है, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया के साथ लगता है, अर्थात क्रिया के साथ पहले उसकी विशेषता बताई जाती है तो वो क्रिया के साथ ही लगता है। कुछ शब्द विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों के रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे गिरीश ने बहुत खाना खाया। तो बहुत क्या है? वो विशेषता है कि बहुत खाया, और खाना क्या है? वो विशेष्य है। तो दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ भी होता है। गिरीश बहुत बोलता है, तो बहुत क्या है? क्रिया विशेषण, और बोलता है क्या है? क्रिया। आइए दोहराते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक कब, स्थानवाचक कहाँ, परिमाणवाचक कितना तथा रीतिवाचक कैसे क्रिया हुई, इसकी जानकारी देते हैं। अब हमने यहाँ इस पाठ में क्या क्या सीखा है जरा बताओ तो। क्रिया विशेषण
किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेदों को उदाहरण सहित बताओ। क्रिया विशेषण के भेद आप देखिएगा, 4 भेद होते हैं, उनको आपको उदाहरण के साथ इसमें बताना है। ये कार्य आप स्वयं करेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसे भी आपको स्वयं करना है। इसमें से रीतिवाचक क्रिया विशेषण मैंने अभी आपको समझाया है और उसके उदाहरण भी अनेक दिए हैं, तो उन्हीं उदाहरणों के साथ आपको ये प्रश्न भी स्वयं हल करना है। तो आइए देखते हैं अब हम इसमें लिखने वाला अभ्यास कैसे करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द चुनो और उनके भेद लिखो। वह कल शाम को मेरे घर आया था। अब देखते हैं हमें इसमें से क्रिया विशेषण के मैं आपको शब्द चुन करके देती हूँ और आपको इसके साथ अपने भेद स्वयं लिखने हैं। तो वह कल शाम को मेरे घर आया था, तो कल जो है ये हमारा क्रिया विशेषण है। गणित में आशीष को अधिक अंक मिले। छात्रों ने अपना काम झटपट कर लिया। भीतर बहुत शोर है, बाहर बैठते हैं। बहुत। तुम बोलते बहुत हो, कम बोला करो। बहुत और कम। अनायास ही पुराने मित्र आकाश की याद आ गई। अनायास यानी कि अचानक। तो ये मैंने आपको शब्द चुन करके दिए हैं। भेदों को आपको स्वयं इसमें देख करके लिखना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा भेद उपयुक्त है। ध्यानपूर्वक इस कार्य को कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला है किसी क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द किसी क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। क्रिया के होने की समय संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। मधुर शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम अपने अगले अभ्यास पर। उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। सफर में भी कष्ट नहीं हुआ, तो सफर में तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। शेर के मरने से जानवर रहने लगे। कैसे रहने लगे? सुखपूर्वक रहने लगे। सारा माल बिक गया। सारा माल धड़ाधड़ बिक गया। राजू व्यायाम करता है। राजू प्रतिदिन व्यायाम करता है। शिव मंदिर के बाईं ओर मनीष का घर था। तो ये हमारे क्रिया विशेषण शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। अगला अभ्यास है हमारा। निम्नलिखित प्रत्येक क्रिया विशेषण का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाना है। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। मैं आपको प्रारंभ के 3 शब्दों द्वारा वाक्य बनाना बता रही हूँ। आगे के वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। पहला शब्द है हमारा अभी। तो हम इसके द्वारा देखिए वाक्य कैसे बना सकते हैं। पिताजी अभी आए हैं। अचानक। बिजली अचानक चली गई। शीघ्र। तुम अपने कार्य को शीघ्र समाप्त करो। ऐसे ही हम आगे के वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। आगे आते हैं हम संबंध बोधक। गांव के बाहर एक तालाब था। उस तालाब के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। बिल के सामने ही तालाब के भीतर तरह तरह की मछलियां तैर रही थीं। सांप अपने शिकार के पीछे दूर चला जाता। बच्चे उपयुक्त वाक्यों में के बाहर शब्द गांव का संबंध तालाब से जोड़ रहे हैं, अर्थात के बाहर और तालाब का संबंध गांव से है। इसी प्रकार अन्य मोटे छपे शब्द अपने साथ के संज्ञा शब्दों के संबंध को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जितने भी मोटे शब्द हैं वे अपने साथ संज्ञा शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यही शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक अर्थात संबंध बताने वाला। संबंध बोधक या अर्थात संबंध बताने वाला। जैसे
की ओर, के पास, के भीतर, के ऊपर, के साथ, के बीच, के कारण, ये सारे शब्द जो हैं ये एक दूसरे का आपस में संबंध बताने वाले हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक। पुनः देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक। कुछ अन्य उदाहरण है, देखते हैं। नदी के किनारे एक गांव था। नवीन के पास मेरी पुस्तक है। नेहरू जी गांधी जी के साथ रहते थे। दादाजी के लिए दवाई चाहिए। इन वाक्यों में जो मोटे अक्षर लिखे हैं इनका किसी न किसी से संबंध बताया गया है। अब देखते हैं विशेष में हमें क्या बताया जा रहा है। पहले, बाद, बाहर, भीतर, पास आदि शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जब इन शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है तब वे क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे सीमा भीतर खड़ी है, तो भीतर शब्द क्या है? ये हमारा क्रिया विशेषण बन गया और खड़ी है ये हमारी क्रिया है। जब इनका प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे सीमा घर के भीतर खड़ी है। अब संज्ञा क्या हो गया इसमें? घर, और के भीतर संबंध बोधक, अर्थात घर का संबंध जो है वो भीतर और घर दोनों का आपस में संबंध है। संज्ञा का संबंध संबंध बोधक से और संबंध बोधक का संबंध संज्ञा से है। संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि जोड़े जाते हैं, जबकि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात कि जब संबंध बोधक के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनके साथ हम की, के, से आदि जोड़ते हैं। जैसे घर के भीतर, घर से बाहर, ठीक है। और जब हम ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसमें हम इनका प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जैसे बबलू कबीर से पहले आया। बबलू कबीर से पहले आया तो यहाँ पर संबंध बोधक हो गया। अब कबीर पहले आया, यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। यहाँ पर हमने से, की, के का प्रयोग नहीं किया और यहाँ पर से शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए दोहराते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में ही प्रयोग किए जाते हैं। कैसे देखते हैं? अब हमने ये देखा, दोबारा से देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में आपस में जो संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। और कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान से अब देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। संबंध बोधक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का आपस में जिन शब्दों द्वारा संबंध बताया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द के कोई 5 उदाहरण आपको देने हैं, तो ये 5 उदाहरण आप अपने आसपास देख करके स्वयं कीजिएगा। अब देखते हैं हमारा लिखने में क्या अभ्यास है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्दों को हमें छांट करके अलग करना है। तो जैसे अब मैं बताती हूँ कि किसका संबंध कैसे है, आपको अभी मैंने इस पाठ में समझा दिया है। मैं कुछ वाक्यों को यहाँ पढ़ करके आपको बताऊंगी कि कैसे हमें इसमें से संबंध बोधक शब्दों को छांटना है। बाकी के शब्दों को आप रेखांकित स्वयं करेंगे। पानी के बिना हम जी नहीं सकते। पानी के बिना हमारा संबंध किससे है? पानी से है। तो इसमें हमने बिना शब्द को रेखांकित किया, ये हमारा संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है। किताब मेज के नीचे पड़ी है। यह घड़ी देश स्वतंत्र होने से पहले की है, तो यहाँ पर पहले की है। मेरे विद्यालय के सामने डाकघर है, ये सामने आ गया। उसने शेर के बच्चे की ओर देखा, की ओर देखा, तो ये इसमें आपस में संबंध बताए जा रहे हैं इन शब्दों के द्वारा। मैंने आपका आसान कार्य कर दिया, मैंने सारे ही आपको स्वयं करके बता दिया। अब इसी प्रकार से आप अन्य वाक्य भी बना करके स्वयं देखिएगा कि अन्य वाक्य और कैसे इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अगला अभ्यास है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक शब्दों से करनी है। तो यहाँ पर हमें बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं,
पहला वाक्य है, हमें इन बॉक्सों में से शब्द लेकर के इन वाक्यों में भरने हैं। अभिजीत उदित से अच्छा गाता है। अभिजीत उदित से अच्छा गाता है। रजत कमरे के बाहर खड़ा है। पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। धन के बिना कोई नहीं पूछता। घर के बाहर बगीचा है। तो बहुत आसानी से आप इसको फिल कर सकते हैं। ऐसे ही और भी रिक्त स्थान आप स्वयं भी बनाने का अभ्यास कीजिए। ये अभ्यास करने से आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब हमारा अगला अभ्यास है, निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब मैं आपको दो ऊपर के जो शब्द हैं उनका मैं वाक्य प्रयोग बताऊंगी, बाकी का आपको स्वयं करना है। के मारे, अब के मारे शब्द है तो इससे मैं वाक्य बनाती हूँ, ठंड के मारे उसे बुखार चढ़ गया। के लिए, पिताजी बच्चों के लिए उपहार लाए। तो इसी प्रकार से के द्वारा, के नीचे, के निकट, इन शब्दों के द्वारा आपको वाक्य निर्माण करना है। अब आते हैं हम समुच्चय बोधक पर। यदि मुझे देर हो गई तो बस छूट जाएगी। बस रुकी और मैं उतर गया। उपयुक्त वाक्यों में तो और शब्द क्रमशः दो वाक्यांशों तथा दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अर्थात दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। जोड़ने का काम करने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? योजक भी कहते हैं। योजक भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? इस प्रकार से, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द या, अथवा, तथा, और, किंतु, परंतु, तथा, यद्यपि, तथापि, इन शब्दों का प्रयोग समुच्चय बोधक शब्द यही शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के कार्य, सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चय बोधक के क्या कार्य होते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों को जोड़ना। ऐसी स्थिति में इन्हें संयोजक कहा जाता है, जैसे और, तथा, एवं आदि। जब ये दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करके हमें दो वाक्यांश जोड़ने होते हैं। जैसे लक्ष्य और अमन मित्र हैं। गरिमा एवं उर्मिला खेल रही हैं। ठीक है। दो वाक्यों में विरोध, कारण, परिणाम बताना। ऐसी स्थिति में ये विभाजक बन जाते हैं। अर्थात दो वाक्यों में विरोध, कारण और परिणाम को बताना है तो यहाँ पर ये क्या बन जाते हैं? विभाजक बन जाते हैं। मतलब थोड़ा सा हट करके हो जाते हैं, विभाजित कर देते हैं। उसमें शब्द आते हैं हमारे परंतु, मगर, किंतु, इसलिए, क्योंकि, ताकि, कि, यद्यपि, तथापि आदि। यद्यपि तुमने कड़ी मेहनत की तथापि तुम्हें सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर थोड़ा विभाजन हो जाता है शब्दों का। समर मूर्ख है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है। सभी जानते हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये थे हमारे विरोध, कारण और परिणाम बताने वाले शब्द। इसके बाद आता है दो पदों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प बताना। इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं? ऐसी स्थिति में ये विकल्प सूचक कहलाते हैं, जैसे अन्यथा, अथवा, या। ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये विकल्प सूचक होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रश्न पत्र में भी कभी ये आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न लिखा कि द्रौपदी के कितने पति थे। ठीक है, द्रौपदी के कितने पति थे, अथवा या लिख देते हैं और उसके पांचों पांडवों के नाम बताइए। तो ये चीजें होती हैं जो क्वेश्चंस में दी जाती हैं और इन्हें विकल्प सूचक कहते हैं। विकल्प मतलब किसी एक का करना, किसी एक को करना। तुम उत्तर दोगे या मैं दूं, मेहनत करो अन्यथा पछताओगे। आते हैं, दोहराते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक मुख्यतः तीन रूपों में कार्य करते हैं: संबोधक, विभाजक और विकल्प सूचक। जैसे कि अभी हमने समझा था, या, अथवा, तथा, और, यदि, तो, इसलिए, क्योंकि, अन्यथा, अतः, कि आदि मुख्य समुच्चय बोधक शब्द हैं। अब देखिए समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। इस पाठ में हमने क्या सीखा ये देखते हैं।
कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जिन शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के कार्य बताइए। समुच्चय बोधक के कार्य होते हैं दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ना। ये तो था हमारा कि हमने इस पाठ में क्या समझा। अब आते हैं हम लिखने के कार्य पर। यहाँ पर देखते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है किन शब्दों द्वारा, उचित समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा। तो देखिए, उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। तुम करो या मैं करूं एक ही बात है। प्रतिदिन व्यायाम करो अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। स्वेटर पहन जाओ ताकि ठंड से बच सको। यदि चालक सावधानी बरतता तो दुर्घटना नहीं घटती। तो हमने उचित समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा इसको यहाँ पर भर दिया है। निम्नलिखित वाक्यों को उचित समुच्चय बोधक की सहायता से जोड़ो। तो अब हमारा अगला आता है कि निम्नलिखित वाक्यों को उचित समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से हमें जोड़ना है। यहाँ पर दिए गए वाक्यों में मैं आपको शुरू के दो वाक्य बना करके दिखा रही हूँ हमें कैसे जोड़ना है। उसने कोशिश की, उसने कोशिश की और सफल हो गया। उसने कोशिश की और सफल हो गया। तो हमने पहले में और समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया है। नानाजी समय से स्टेशन पहुंच गए, वह रेल ना पकड़ सके। नानाजी समय से स्टेशन पहुंच गए किंतु वे रेल ना पकड़ सके। तो ये दो मैंने वाक्य आपको बना करके दिखाए हैं। आगे के वाक्य आप स्वयं बनाने का अभ्यास कीजिएगा। आइए अब अगला अभ्यास देखते हैं। नीचे दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं आपको यहाँ पर शुरू के दो वाक्य बता रही हूँ किस प्रकार से बनाने हैं। पहला शब्द है हमारा अथवा। मुझे चाय अथवा कॉफी में से कुछ भी दे दो क्योंकि तुमने अपना कार्य नहीं किया क्योंकि तुम थके हुए थे। तो ये शब्द इसी प्रकार से प्रयोग करके आपको आगे के वाक्य निर्माण करने हैं। अब आ जाइए विस्मयादि बोधक। अरे यह क्या हो गया, हाय मैं लुट गया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वह मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। तो उपयुक्त वाक्यों में हाय, अरे, वह, शाबाश शब्द क्रमशः शोक, आश्चर्य, हर्ष के सूचक हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। ये मन के भावों को प्रकट करते हैं, अर्थात हमारे मन में जो भाव होते हैं, जो हमारे चाहे वो दुख के भाव हों, शोक के भाव हों, हर्ष के भाव हों, घृणा के भाव हों, वो हमारे शब्दों के रूप में बाहर निकलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे छी, घृणा, हाय, शोक, क्या, आश्चर्य, अरे, संबोधन। तो ये सारे शब्द कुछ ना कुछ विस्मय हमें बता रहे हैं। इसमें विशेष में देखते हैं क्या है, विस्मयादि बोधक शब्दों का संबंध केवल मन के भावों से होता है। इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता। इनका प्रयोग करते समय शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह जो कि ये है हमारा, ये लगाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का जैसा उच्चारण किया जाता है वे वैसा ही अर्थ देते हैं। हम जिस प्रकार का उच्चारण उनका करेंगे वो वैसा ही अर्थ हमें समझाएंगे। विस्मयादि बोधक के कुछ प्रकार इस प्रकार हैं। हर्ष सूचक, वाह, आहा, शाबाश। अब दूसरा है शोक सूचक, हाय, आहा, उफ, ओह। ये शब्द हमारे शोक सूचक है। आश्चर्य सूचक, हैं, अरे, ओह, क्या। तो हम जब कभी कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, तो आश्चर्य होता है। क्या, उसने स्कूल टॉप किया, आश्चर्य हुआ। प्रशंसा सूचक, खूब, शाबाश, बहुत अच्छा। ये क्या है, प्रशंसा सूचक। चेतावनी सूचक, होशियार, खबरदार, सावधान, खबरदार जो उधर गए, तो क्या है ये, चेतावनी सूचक। घृणा सूचक, छी छी, धत आदि, छी कितनी गंदी सड़क है। अब आता है संबोधन सूचक, अरे, ओ, सुनो, अरे तुम इतनी जल्दी कहाँ चले। तो ये क्या है, संबोधन, अर्थात हम उन्हें किस नाम से पुकार रहे हैं, केवल उन्हें संबोधन देकर ही हम पुकार रहे हैं। तो आइए दोहराते हैं, इसमें हमने क्या सीखा। जो शब्द मन के विस्मय संबंधी भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो शब्द मन के
विस्मय संबंधी भावों को प्रकट करते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, जैसे छी, हाय, उफ आदि। विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन नहीं होता। तो आइए देखते हैं इसमें जरा बताओ में हमने क्या सीखा। पहला प्रश्न है इसका, विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? तो विस्मयादि बोधक शब्द मन के विस्मय संबंधी भावों को जो शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक कौन से भाव प्रकट करते हैं? ये हमारे शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, आशीर्वाद, इन सभी भावों को जो है वो प्रकट करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादि बोधक शब्द लिखो। तो ये रिक्त स्थान है, मैं बताती हूँ आपको किस प्रकार से इन्हें फिल करना है। कितना सुंदर मंदिर है, अर्थात वाह कितना सुंदर मंदिर है। ऐसे ही तरक्की करते रहो, शाबाश, ऐसे ही तरक्की करते रहो, आगे पानी है, सावधान, आगे पानी है, इतना लंबा सांप, अरे बाप रे, इतना लंबा सांप, 3 साल का बच्चा इतना मधुर गाता है, अरे वाह, 3 साल का बच्चा इतना मधुर गाता है। तो ये था हमारा पहला अभ्यास। अब इसके बाद आते हैं हम अगले अभ्यास में। हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगले अभ्यास में नीचे दिए गए साधारण वाक्यों को विस्मयादि बोधक अव्यय लगा करके आपको पुनः लिखना है। तो मैं आपको 2 वाक्य लिख करके बता रही हूँ, आगे के वाक्य आप स्वयं बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं, तो यहाँ पर हम क्या विस्मयादि बोधक लगाएंगे? सुनो, सुनो, ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं, आप आ गए, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? अरे, अरे आप आ गए। इसी प्रकार से आपको दूसरे शब्दों को अभी प्रयोग करके इस इनके जो वाक्य हैं उनको दोबारा से लिखना है। शब्दों और भावों का सही मेल करो। ये मैं आपको बताती हूँ फिर से कि शब्दों और भावों का किस प्रकार से हमें मेल करना है। देखते हैं। बाप रे बाप, तो ये क्या है हमारा? आश्चर्य, तो यहाँ पर क्या आ गया? आश्चर्य। सावधान, सावधान में चेतावनी। धिक, घृणा। हे राम, शोक। आहा, प्रसन्नता। ठीक है, स्वीकृति। तो ये हमारे जो थे मेल थे कि कौन सा भाव किस शब्द के साथ सही जुड़ा है। निम्नलिखित विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैं आपको 2 शब्दों का बताती हूँ, बाकी के शब्दों का प्रयोग आप स्वयं कीजिएगा। पहला है वाह वाह। तो हम यहाँ पर जब वाह वाह किसी की प्रशंसा करते हैं, तो जब तारीफ करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका वाक्य बनेगा वाह वाह, धोनी ने क्या छक्का मारा। अरे अरे आप वहाँ बैठे हैं। तो ये हमारे वाक्य इसी प्रकार से बनने हैं और साथ में इनके विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगना है। आगे के वाक्यों को आप स्वयं अपने प्रयोग में करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये पाठ अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आभार।